रोहन दिखाई देने लगे और उनके पास समय बिल्कुल कम रहेगा क्योंकि एयरपोर्ट के बाहर वो खड़े हैं। तो क्विकली मैं एक अपडेट उनसे ले लेता हूं क्योंकि इस समय जैसा हम जिक्र भी कर रहे थे, एक बड़ी चिंता ये है कि ये जो पूरा एविएशन और गेटवे है इस समय, तो मिडिल ईस्ट जो है वो पूरी दुनिया को कनेक्ट करता है। दुनिया का सबसे बड़ा सबसे बिजी एयरपोर्ट वहां पर है। इनफैक्ट वो भी हमले की चपेट में आया तो उससे पूरा का पूरा एविएशन सेक्टर डिसरप्ट हो गया है। रोहन, अभी क्या स्थिति है, क्या अपडेट्स हैं? जी, सबसे पहले मैं आपको कुछ ताज़ा आंकड़े बता दूं कि अभी सुबह से लेकर अब तक देश में 350 के करीब जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो गई हैं। इनमें से अधिकतर जो फ्लाइट्स थी वो मिडिल ईस्ट की थी, कुछ यूरोप की भी फ्लाइट्स थी। कल जो हमने देखा 410 के करीब कैंसिलेशन हुए थे और आज डीजीसीए का जो अनुमान है पूरे दिन खत्म होते होते लगभग 444-450 के करीब फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती हैं। अकेले दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जहां मैं खड़ा हूं, अब तक 125 के करीब फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। 70 के करीब डिपार्चर, 50 के करीब अराइवल फ्लाइट्स यहाँ पे जो है कैंसिल है। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ जितनी फ्लाइट्स हैं, चाहे वो आबू धाबी की आपको दिख रही हो या फिर आप दोहा की देख रहे हो, कतर की देख रहे हो, आप यूएई की देख रहे हो, दुबई की देख रहे हो, ये सारी फ्लाइट्स आपको निरस्त दिख रही है, कैंसिल दिख रही है। और ये जो पूरा प्रोसेस शुरू हुआ है ये कल से ही शुरू हुआ है जहाँ पे कैंसिलेशन हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो यूरोप बाउंड फ्लाइट्स हैं खासतौर पर एयर इंडिया की 10 से ज्यादा डेस्टिनेशन पे, वहां पे उन्होंने कैंसिल करने की बात कही है अगले कुछ दिनों तक, 2-3 दिनों तक। लेकिन जिस तरीके की ये क्राइसिस है, जिस तरह से ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस बात की संभावना है कि ये क्राइसिस लगातार और आगे बढ़ सकता है। जो निरस्त करने की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ सकती है। डीजीसीए ने फिलहाल एक एडवाइजरी जारी की है तमाम एयरलाइंस को। उन्होंने 11 देशों से के एयर स्पेस को बचने की बात कही है। इसमें कि इजराइल, ईरान तो है ही, लेकिन साथ ही यूएई है, सऊदी है, बहरीन है, जॉर्डन है, इसके अलावा इराक है, कतर है, कुवैत है। इन तमाम देशों के एयर स्पेस को बचने की सलाह दी है और ये कहा है कि बचना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो इन देशों के डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो सिविलियन एयरक्राफ्ट और मिलिट्री एयरक्राफ्ट में कोई डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी एल्टीट्यूड पे, किसी भी हाइट पर वो उड़ान ना भरें, इसकी सलाह दी गई है। फिलहाल 2-3 दिन की बात है, 3 तारीख तक कहा गया है, लेकिन इसके आगे बढ़ने की संभावना है। अलग अलग एयरलाइंस की अगर बात करें, जब पिछली बार क्लोजर हुआ था, आपको याद होगा, एक लिमिटेड क्लोजर था, कुछ देशों के कहीं क्लोजर था, लेकिन तब भी सैकड़ों करोड़ का नुकसान इन एयरलाइंस को उठाना पड़ा था। इस बार जो क्लोजर है ये एक ब्लैंकेट क्लोजर है। पूरा मिडिल ईस्ट का अगर आप एयर स्पेस देखें इस वक्त बंद आपको दिख रहा है। इनफैक्ट हमारी करीब 15 ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो अलग अलग मिडिल ईस्ट के डेस्टिनेशन पर फंसे हुए हैं। खासतौर पर इंडिगो के 8 हैं, एयर इंडिया के 2 हैं, इंडिया एक्सप्रेस के 5 हैं जो कि फंसे हुए हैं। तो वहां से कोशिश की जा रही है, बातचीत चल रही है कि जैसे ही कुछ राहत मिलती है इन्हें वापस लाया जाए। लेकिन हमारे खासतौर पर दुबई की देखें, अबू धाबी की देखें, यहाँ बहुत सारी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं और जो संभावना जताई जा रही है अगले कुछ दिनों की, वो अगर चीजें ठीक नहीं होती हैं, खासतौर पर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में एक 24/7 कंट्रोल रूम इस वक्त बना हुआ है जो कि अलग अलग देशों के जो एयर स्पेस है उन पर नजर रखे हुए है और कोशिश की जा रही है कि इसके आगे जो अगला किस तरीके से रिकमेंडेशन देते हैं। लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है कि लगभग 350 के करीब फ्लाइट्स यहाँ पे कैंसिल हो चुकी हैं। स्टैंडर्ड आपको बहुत सारे पैसेंजर नहीं दिखेंगे क्योंकि इंफॉर्मेशन पहले दी जा चुकी थी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये कैंसिलेशन बढ़ सकते हैं, इस बात की पूरी संभावना है। तमाम जो एयरलाइंस है, एयर इंडिया की बात करें, इंडिगो की कहें, सबने कहा है कि वो फिलहाल 7 तारीख तक जो है, इंडिगो ने कहा है कि वो किसी भी तरह का अगर आप कैंसिलेशन कराते हैं तो वो फुल रिफंड देंगे या फिर रीशेड्यूलिंग की व्यवस्था करवाएंगे। लेकिन जैसा पिछली बार हमने क्राइसिस में देखा था, हफ्तों लग गए थे, महीनों लग गए थे, इस बार अगर ऐसा होता है तो एयरलाइंस को और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है और पैसेंजर्स को खासतौर पे जो फंसे हुए हैं वहां पे, उनको लाने में दिक्कत हो सकती है। मुझे लगता है कि रोहन, यहाँ पे एक चीज़ और है जिसको आप ध्यान दीजिएगा कि जो पैसेंजर फंसे हुए हैं उनके रहने का इंतज़ाम, आसपास को होटल का, वहाँ का क्या सिचुएशन है, वो भी काफ़ी ऐसे मौके पे फ़ायदा उठा रहे हैं कि वाकई लोगों की सहूलियतें दे रहे हैं, एयरलाइंस क्या सुविधाएं दे रही हैं। ये एक बड़ा कंसर्न होगा जिस पर फॉलोअप करना होगा आगे चलकर हम लोगों को। लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता, नरेंद्र तनेजा साहब अगर हमारे साथ बने हुए हैं तो। तनेजा साहब, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर मेरा एक सवाल ये है कि जो दूसरे विकल्प, छोटे छोटे विकल्प है तकनीकी तौर पे, जैसे कई सारे पाइपलाइन वहां पे बिछे हुई है, तो ये सारे विकल्प कितने फिजिबल आपको दिखते हैं ऐसे सिचुएशन में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मुश्किल हो जाता है तो सप्लाई? नहीं, देखिए, अगर मेन जो पाइपलाइन है वो जैसे ईस्ट से वेस्ट पाइपलाइन, वो सऊदी अरब में, सऊदी अरामको की है।
क्योंकि सऊदी अरब में नक्शे को आप देखते हैं, ज्यादातर तेल के भंडार जो हैं उनके वो पूर्वी इलाकों में हैं, वो शिया बाहुल इलाके हैं सारे। अल खबर हो गया, तेहरान हो गया, उस साइड में जो है। तो समुद्री मार्फत से जब आप तेल लेके आते हैं वो सस्ता भी पड़ता है और इजी भी होता है। उनके पास एक विकल्प है, लेकिन उससे उनकी जो पूरी क्षमता है 90 लाख बैरल के आसपास, उसका एक्सपोर्ट वो नहीं कर पाएंगे। वो जाहिर है वो कहीं ना कहीं वो काफी हद तक कम हो जाएगा। तो दूसरी तरफ लेकिन जो कतार का जो एक्सपोर्ट, कतार सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है एलएनजी का। हमारे देश के अंदर जो आपके घर में कुकिंग तमाम में जो पाइप नेचुरल गैस आ रही है, सीएनजी आ रही है, वो बहुत हद तक कतार से आती है। और कतार जो है उसका रास्ता तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही है, और कोई तरीका नहीं होता। गैस को लाने के दो ही तरीके होते हैं, या तो पाइपलाइन से लाएं या फिर समुद्री जहाज से लाएं। अगर वो अफेक्टेड हो जाता है तो फिर जो एलएनजी की सप्लाई है और उसकी कीमतें, वो सारा जो गुणा भाग है वो सारा बिगड़ जाएगा। इसीलिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज इतिहास में कभी बंद नहीं करी गई। ईरान ने धमकियां हमेशा दी हैं लेकिन बंद करने की कोशिश नहीं करी। अगर वो बंद करने की जबरन उसकी कोशिश करते हैं तो सऊदी अरब कूद पड़ेगा इस जंग के अंदर। कतार भी अपनी जो भी क्षमता है उससे कूदेगा। कहीं ना कहीं कुवैत भी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि ये उनके लिए ब्रेड एंड बटर है। ईरान इस बात को जानता है। और दूसरी, अमेरिकी जो जहाज हैं, हालांकि जो अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर वो वहां जा नहीं सकता, क्योंकि जो पर्शियन गल्फ है वो शैलो वाटर है, उसमें जाएंगे तो वो फंस जाएंगे। और लेकिन जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का वो जो चोक पॉइंट है वो डीप वाटर है, तो वहां पे जाकर के वो उसको ईरान को वो आसानी से करने नहीं देंगे। इसलिए बिल्कुल। स्टेट ऑफ हॉर्मुज का, लेकिन अभी दिक्कत ये है कि वहां ट्रैफिक नहीं हो रहा। मैंने जैसे कहा, जो जियो पॉलिटिकल मैथ करा गया है ये है कि ये सारा टेंशन 7 से 8 दिन का है। उसके बाद कहीं ना कहीं ये पीस डिक्लेयर कर दी जाएगी या ट्रूस डिक्लेयर जी, कर दिया जाएगा और तो ईरान को हम अपने हाथ में दिया बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल तनेजा जी, इस पे हम और आगे डिस्कस करते हैं, और अभी हमारे जो दो और मेहमान हैं उनके पास भी मैं पहुंचता